हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारे इलेक्ट्रीशियन फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 79 तक आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है धारिता मान। धारिता मान होता है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा कैपेसिटेंस क्या होगी यदि कैपेसिटर के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए। ठीक है, संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये इंग्लिश में याद रखना थोड़ा बहुत। ठीक है, ये शुद्ध भाषा जो है हमारी हिंदी कई बार समझ नहीं आती पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपने इंग्लिश में याद रखना है इसको थोड़ा। ठीक है, ये बोल रहा है हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी यदि कैपेसिटर के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा अगर हम कैपेसिटर की प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हमारे पास धारिता का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया हमारे पास धारिता का मान घटता है, ऑप्शन सी दिया हमारे पास धारिता का मान एक समान रहता है, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास धारिता का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसके लिए एक फार्मूला फार्मूला होता है। ठीक है, आपने सिंपल याद रखना है। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा C इज इक्वल टू सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर डी। ठीक है, ये जो हमारी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, एप्सिलॉन क्या दर्शा रही है, इसमें एप्सिलॉन होती है हमारी परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन क्या होगी हमारी इसमें परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन होगी हमारी परमिटिविटी। ठीक है, और ए क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ए होगा हमारा इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और इसमें डी क्या होगा हमारा, डी होगा हमारा इसमें डिस्टेंस। ठीक है, दूरी। ठीक है, डिस्टेंस होगा। ठीक है, डी होगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए ओवर डी। ठीक है, तो इसमें जो ये है हमारा फार्मूला, जैसे मान लो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी भी बढ़ेगी। परमिटिविटी होती है जैसे किसी किसी कैपेसिटर की अपने अंदर मतलब किसी चार्ज को धारण करने की क्षमता की, कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज धारण कर सकता है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक मतलब एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये चार्ज को मतलब अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर जो है इसकी यूनिट इसको किस में मापते हैं, कैपेसिटर को हम फैराड में मापते हैं। ठीक है, फैराड। ठीक है, इसकी मेन यूनिट जो होती है हमारी फैराड होती है। ठीक है, और अगर छोटी यूनिट पूछे तो छोटी होगी तो हमारी छोटी माइक्रो फैराड। ठीक है, छोटी यूनिट इसकी माइक्रो फैराड होती है, और मेन यूनिट जो होती है इसे मैक्सिमम जो हम इसे फैराड में मापते हैं। ठीक है, और अभी हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मान लो हम प्लेटों के क्षेत्रफल को कम करेंगे, ठीक है, तो ए क्या हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, ए क्या बताया मैंने आपको, क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मान लो हम इसके क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। अगर क्षेत्रफल कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा होता अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं, प्लेटों की दूरी को कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जानी थी, उल्टी हो जानी थी। ठीक है, ये जो हमारा ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो हमारी परमिटिविटी भी बढ़ेगी और एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस जो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमिटिविटी, और एरिया जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस जो हमारी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो परमिटिविटी और प्लेटों के क्षेत्रफल दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा मेन फार्मूला आपने ये याद रखना है, सी। ठीक है, फार्मूला हमारा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन ए ओवर डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने ढंग से समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा, अगर प्लेटों के क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81।
एक थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज का कोण प्रस्तापित होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज का फेस एंगल, ठीक है, फेस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्रस्तावित होता है। ठीक है, कितना एंगल होता है। ठीक है, तो जब भी थ्री फेज की बात आएगी ना, ठीक है, थ्री फेज में क्या चलता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए थ्री फेज में हमारे कितने फेज चलते हैं, आर वाई बी, 3 फेज चलते हैं। ठीक है, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, ये याद रखना। ठीक है, थ्री फेज में कलर कोड जो होता है हमारा आर वाई बी, ठीक है, ये जो होता है हमारा मेन कलर कोड होता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो थ्री फेज में कितना होता है, थ्री फेज में जो होता है हमारा फेज एंगल जो होता है हमारा 120 डिग्री होता है। ठीक है, थ्री फेज में होता है हमारा 120, और सिंगल फेज के लिए पूछेगा तो सिंगल फेज के लिए होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, सिंगल फेज में हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही, इसमें किसके लिए पूछा है इन्होंने, थ्री फेज के लिए, थ्री फेज के लिए पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सिंगल फेज के लिए होता है तो ये हो जाना था हमारा ए। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, ठीक है, 81 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच डैश संबंध है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे थ्री फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। ऑप्शन बी दिया हमारे पास, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ऑप्शन सी दिया हमारे पास, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट ओवर √3, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास, लाइन करंट इज इक्वल टू 3 इंटू फेज करंट। ठीक है, अगर मान लो हमारे स्टार कनेक्शन की बात आती है, ठीक है, ये पूरा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं हमारे स्टार कनेक्शन का सीधा, ठीक है, जहाँ पर हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है ना, ठीक है, न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्टार में न्यूट्रल मिलेगी हमें, ठीक है, और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिलती। ठीक है, स्टार में हमें न्यूट्रल उपलब्ध होती है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिलती। और स्टार को कैसे डिनोट करते हैं, स्टार को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होगा हमारा स्टार, स्टार को हम ऐसे डिनोट करते हैं और डेल्टा को हम ऐसे। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आपने कई बार सीधा आ जाता है सिंबल। ठीक है, स्टार को वाई से डिनोट करते हैं और डेल्टा को त्रिभुज से। ठीक है, ये सिंपल याद रखना है। ठीक है, स्टार का ये सिंबल है और डेल्टा का ये है। ठीक है, और स्टार का ये फार्मूला क्या होता है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, स्टार, एक तरफ स्टार के लिख देता हूँ और दूसरी तरफ डेल्टा के। ठीक है, ये नोट कर लेने आपके। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार घुमा फिर आके पूछते हैं। ठीक है, स्टार में जो होता है हमारा, ये स्टार में जो होता है हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, और लाइन वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टार के लिए। और डेल्टा की बात आएगी तो डेल्टा में हो जाएगा हमारा, इससे उल्टा चलेगा। ठीक है, यहां पर क्या था, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट था, तो इधर हो जाएगा हमारा इधर होगा हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। ठीक है, उल्टा चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ठीक है, ये आपस में उल्टे चलेंगे। ठीक है, आपस में। ठीक है, स्टार में क्या है, स्टार में होगा हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, डेल्टा में करंट के मामले में लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। ठीक है, और स्टार में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, और डेल्टा में जो हो जाएगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये फार्मूले आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा है हमारे से, ये बोल रहा है कि हमारा थ्री फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है, स्टार में पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है स्टार में, तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार में जो होता है हमारा लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध है, लाइन करंट और फेज करंट जो हमारे क्या है, इक्वल है ना, इक्वल आ रहे हैं ना। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारा इसने वोल्टेज के लिए पूछा होता, ठीक है, वोल्टेज के लिए पूछा होता तो वोल्टेज के लिए ये हो जाना था। ठीक है, वोल्टेज के बारे में ये पूछा होता। ठीक है, ऐसे इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने ये नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, डेल्टा सिस्टम में थ्री फेज पावर का सूत्र डैश होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरा डेल्टा सिस्टम में थ्री फेज पावर का क्या सूत्र होता है। ठीक है, अगर पावर की बात आएगी, ठीक, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ठीक है,
पावर के लिए क्या सूत्र होता है, ऑप्शन दिया है पहले, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। √3 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट इंटू कोस फाई, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हमारे पास √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट कोस फाई। ऑप्शन सी दिया हमारे पास 3 फेस वोल्टेज इंटू लाइन करंट कोस फाई। ऑप्शन डी दिया हमारे पास √3 इंटू फेस वोल्टेज करंट कोस फाई, ठीक है। तो हमारा अगर मान लो डेल्टा हो या स्टार हो, ठीक है, अगर मान लो हमें पावर का सूत्र पूछते हैं तो पावर का सूत्र आपने सिंपल याद रखना है, ठीक है। पी, ठीक है, पावर का सूत्र जो होता है हमारा P इज इक्वल टू बी इंटू आई कोस फाई, ठीक है। अगर ये 3 फेज के लिए पूछता है ना, 3 फेज के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, अंडरूट, ठीक है। बाकी सेम ही लिख देना, ठीक है, वोल्टेज इंटू आई कोस फाई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे पूछा होगा, ठीक है, स्टार या डेल्टा जिसके लिए पूछा जाता है, ठीक है, सिंगल फेज के लिए पूछा होगा P इज इक्वल टू बी इंटू आई कोस फाई। अगर 3 फेज के लिए होगा तो √3 लगा देना बीच में, ठीक है, बाकी वैल्यू सारी लिख देनी, ठीक है। P इज इक्वल टू √3 इंटू करंट लो सॉरी इंटू वोल्टेज इंटू कोस फाई, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है मतलब, ठीक है, वोल्टेज के लिए इन्होंने डेल्टा के लिए पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है, √3 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा हमारा, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डेल्टा में पावर का सूत्र, इसका होगा हमारा ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ठीक है, इसका बी, ठीक है, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी का। इसका एक फार्मूला भी ऐसे भी होता है, ठीक है, इसको भी लिख लो, ठीक है। एक होता है P इज इक्वल टू √3, ठीक है, पावर के काफ़ी फार्मूले है, ठीक है, एक ये होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू √3 करंट लोड, P इज इक्वल टू √3 लाइन करंट इंटू लाइन वोल्टेज कोस फाई, ठीक है, ये होता है। इसमें जो हमारा कौन सा दिया हुआ हमारे पास यही दिया हुआ, ठीक है। दूसरा देखो आप, √3 इंटू लाइन करंट, ठीक है, लाइन करंट आ गया और लाइन वोल्टेज आ गया, ठीक है, लाइन वोल्टेज भी आ गया और कोस फाई, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। ये पावर के सभी फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है, पावर के जो हमारे काफ़ी फार्मूले, ठीक है, ये सभी नोट कर लेने हैं आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या बोल रहा है हमारा, डीसी जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बोल रहा है हमारा डीसी जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑप्शन दिया हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पर। ऑप्शन बी दिया हमारे पास लेंज के नियम पर। ऑप्शन सी दिया हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ऑप्शन डी दिया हमारे पास विद्युत अपघट्ट के फैराडे के नियम, ठीक है। जो डीसी जनरेटर होता है आपने याद रखना है, ठीक है, डीसी जनरेटर जो होता है हमारा, डीसी जनरेटर हमेशा माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और सबसे पहले पता होना चाहिए आपको डीसी जनरेटर होता क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है हमारा एक, ठीक है, डीसी जनरेटर जो है हमारा जो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। और डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में ली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीसी जनरेटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में ली जाती है, और एसी जनरेटर की किस में ली जाती है, एसी जनरेटर की केवीए में ली जाती है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिख देनी, ठीक है। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में और एसी जनरेटर की केवीए में। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया है सामने, ठीक है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार है। ये बोल रहा है कि हमारा डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन बी दिया हमारे पास पुश बटन स्टार्टर। ऑप्शन सी दिया हमारे पास 2 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन डी दिया हमारे पास ड्रम टाइप, ठीक है। जो अगर शंट मोटर की बात आएगी, ठीक है, शंट मोटर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शंट मोटर के लिए हम करेंगे 3 पॉइंट, ठीक है। शंट मोटर या कंपाउंड मोटर, ठीक है, उसके लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शंट मोटर होगी चाहे कंपाउंड मोटर होगी, उसके लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अगर
मान लो यही क्वेश्चन हमारा सीरीज मोटर के लिए पूछा होता, ठीक है। सीरीज मोटर को चलाने के लिए कौन से स्टार्टर की आवश्यकता होती है, तो सीरीज मोटर के लिए हो जाना था हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो हो जाना था हमारा 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट एक ऐसा स्टार्टर है, ठीक है, ये सिर्फ सीरीज मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है, सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। सीरीज मोटर जो हमारी हमेशा 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा चलती है, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर के ऊपर भी नहीं चलेगी, 4 पॉइंट स्टार्टर के ऊपर भी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर जो है, ठीक है, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर जो है उसके लिए हम 3 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं और 4 पॉइंट का भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हमें शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए हम 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट दोनों के यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरीज मोटर के लिए सिर्फ 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर ओनली सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।